नाउ ये है चाइना की हाई स्पीड रेलवेज। कंपैरिजन के लिए ये है इंडिया की हाई स्पीड रेलवेज। देख क्या रहे हो, इंडिया में एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज चल सकती हो, इवन वंदे भारत एक्सप्रेस भी। चाइना ने अपनी हाई स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट 2007 के बाद में स्टार्ट किया। 2008 में चाइना में ओलंपिक्स होने वाले थे और उसकी तैयारी में चाइना ने बहुत एक्सटेंसिवली HSR यानी कि हाई स्पीड रेलवेज को प्राथमिकता दी। करंटली चाइना के पास में 42,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जिस पर कि 200 से 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेनें दौड़ती हैं। दुनिया भर के टोटल HSR नेटवर्क का 2/3 यानी कि 60% से भी ज्यादा पोर्शन चाइना के पास में ही है और चाइना का टारगेट है कि 2035 तक ये नेटवर्क 70,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। मतलब कि चाइना ऑलमोस्ट हर एक मेजर सिटी में हाई स्पीड रेलवे को कनेक्ट कर देगा। चाइना अपने देश में हाई स्पीड रेलवे की इंपॉर्टेंस काफी पहले ही समझ गया था। वो ये बात जानते थे कि न सिर्फ इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी बल्कि कल्चरली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाइनीज लेबर्स जो कि बड़ी सिटीज में रहते हैं आसानी से अपने गांव या फिर टाउन्स से कनेक्ट हो पाएंगे। चाइना की हाई स्पीड रेलवे इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि उसके आगे जापान भी काफी हद तक बहुत कम है, क्योंकि जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो टोटल 2300 किलोमीटर के आसपास नेटवर्क में फैली हुई है, जो कि चाइना के सामने 10% भी नहीं है। सेकेंडली, जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो मेजरली 3 सिटीज के बीच में चलती है, जैसे कि टोक्यो, ओसाका और क्योटो के बीच में, क्योंकि जापान की ज्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं तीनों सिटीज में रहती है। जबकि चाइना के साथ में केस बिल्कुल अलग है। उनके पास में 14 ऐसी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और इन सभी को चाइना ने कनेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट तिब्बत की एक बहुत ही रिमोट सिटी जहां पर इतने ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है कि एक ट्रेन की पूरी सीट्स को भरी जा सके, उसके बावजूद भी वहां पर ये हाई स्पीड रेलवे चलती है और वहां का एल्टीट्यूड इतना ज्यादा है कि ट्रेन के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम भी लगाया गया है। चाइना की हाई स्पीड रेलवेज में एक्सपर्टीज आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजिंग से लेकर के कॉन्शाओ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड रेलवे चलती है, जो कि 8 घंटे में इस पूरी डिस्टेंस को कवर कर देती है। बीजिंग से शंघाई की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर की है। आमतौर पर इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में प्लेन्स को 2 घंटे का टाइम लगता है, जबकि आप इस हाई स्पीड ट्रेन की मदद से सिर्फ 4 घंटे में ही ये डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये प्लेन से ज़्यादा ही है, बट अगर आप कैलकुलेट करें कितना टाइम आपको बोर्डिंग में लगता है, उसके अलावा आपको एयरपोर्ट तक जाने के ट्रैवल टाइम को इंक्लूड किया जाए और अगर उसके ऊपर से हम लोग प्लेन और ट्रेन की अवेलेबिलिटी की बात करें तो भी ट्रेन यहाँ पर जीत जाती है और इसके साथ साथ आपको ओवरऑल कम कॉस्ट देनी पड़ेगी। जब भी हम लोग हाई स्पीड रेलवेज की बात करते हैं हम लोग जापान का एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं। जापान ने अपनी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन साल 1964 में चलाई थी। अब तक जापान की शिनकानसेन लगभग 1000 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व कर चुकी है। जापान की शिनकानसेन लगभग 300 से 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है। इसके टिकट्स भी एरोप्लेन से कंपेरेबल हैं और पूरे जापान में अप्रोक्सीमेटली 2800 किलोमीटर का शिनकानसेन नेटवर्क बिछा हुआ है। इसी टाइप से यूरोप में भी TGV है, जो कि फ्रांस के द्वारा स्टार्ट की गई थी साल 1981 में। फ्रांस की TGV भी एक बहुत ही फास्ट ट्रेन है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स 280 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर सकते हैं 1 घंटे में। जापान की शिनकानसेन और फ्रांस की TGV दोनों ही एक पर्पस को सॉल्व करती है, कुछ हद तक प्लेन की तरह। इन देशों की हाई स्पीड रेलवेज इतनी ज़्यादा प्रीमियम है कि यहाँ पर बिजनेसेस भी अपने एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज़ को इसमें भेजते हैं और ट्रेन्स ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण बहुत ही सस्ते में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकती है। वैसे अगर हम लोग चाइना की ट्रेन्स की बात करें तो साल 2007 से पहले ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं हुआ करती थी। इसकी कंडीशन कुछ हद तक इंडिया की सिमिलर थी। चाइनीज़ इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ी वहाँ पर ट्रेन की टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि चाइना के अंदर ज़्यादातर जो एयर राइड्स होते हैं यानी कि जहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ सकते हैं वो वहाँ की एयरफोर्स के पास में होते हैं। इस वजह से जनरली भी प्लेन्स के पास में ज़्यादा जगह नहीं होती जहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स उड़ सकें। सेकेंडली, चाइना में कोई फ्री कैपिटलिज्म नहीं है। इस वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने जनता को प्रेफर करती है। जितनी भी कंपनीज है जो कि वहाँ पर ट्रेन चलाती है वो सब की सब गवर्नमेंट ओन्ड है और वो लोग ये बात जानते हैं कि उन्हें अपनी जनता को फ़ायदा अगर पहुँचाना है और सस्ते में मास ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो ट्रेन ही सबसे बेटर ऑप्शन है बजाय कि प्लेन के। और इसीलिए जैसे जैसे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे वहाँ की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रेन्स में की गई, न कि प्लेन्स के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में।
शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ कंपनीज के साथ में टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी साइन किए, जैसे कि उन्होंने चाइना में फास्ट ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए राइट्स खरीदे। बट अल्टीमेटली हर एक चाइनीज सामान की तरह उन्होंने ट्रेन्स को भी रिवर्स इंजीनियरिंग करना सीख लिया और इतनी अच्छे ट्रेन्स वो बनाने लगे कि कई बार तो उनकी ओरिजिनल कंपनीज भी उस तरह के प्रोडक्ट को नहीं बना सकती थी। चाइना ने अपनी ह्यूज पॉपुलेशन और चीप लेबर का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। वैसे क्या आप जानते हैं कि चाइना को हर किलोमीटर ट्रेन बनाने के लिए केवल 20 से 25 मिलियन डॉलर्स का ही खर्चा आता है, जबकि यूरोप में ये नंबर 30 से 40 मिलियन डॉलर का है। और अमेरिका की तो बात ही मत पूछिए, वहाँ पर लगभग 150 मिलियन डॉलर 1 किलोमीटर ट्रेन बनाने में लग जाता है। जैसे जैसे चाइना में अर्बनाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया। सेकेंडली, वहाँ पर प्योर कैपिटलिज्म ना होने की वजह से बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनीज नहीं बन पाई, जिसकी वजह से उन कंपनीज ने सरकार के नेताओं को पैसा खिला करके उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली चाइनीज़ लोगों को ही फ़ायदा हुआ। चाइनीज़ ट्रेन्स के डेवलप होने का एक रीज़न ये भी था कि न सिर्फ वहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट लोअर है, बल्कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इस टाइप के सिस्टम्स को फेवर करता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अगर फैसला ले लिया है तो उसके बाद में किसी भी तरह की परमिशन की या फिर किसी भी तरह की डिमांड की कोई जगह नहीं रह जाती है। वहाँ पे लोग विरोध भी कम करते हैं, जिससे कि प्रोजेक्ट्स भी कम टलते हैं और कई बार तो काम डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से कॉस्ट भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ती है। लैंड एक्विजिशन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। इसी वजह से इवन दो यूएसए के पास में चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा है, बट उसके बावजूद भी वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है वो सरकार के कहीं इंपॉर्टेंट नेताओं को और पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करती रहती है और उन्हें वहाँ की जनता के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे करने से रोकती है और खुद के प्रॉफिट्स की ज़्यादा चिंता करती है। ना वो भी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में भी इस टाइप के किसी हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समय में जो इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके हर एक टिकट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेकंडली, वो प्लेन को भी रिप्लेस नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड भी सिर्फ 160 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और इसी वजह से लोग कॉम्प्लीमेंट्री खाने के लिए और थोड़े बहुत व्यूज़ के लिए वंदे भारत को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आप उसकी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें तो शायद लोग वंदे भारत में एक्स्ट्रा पैसे दे करके भी बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो इमेजिन कीजिए कि अगर किसी को दिल्ली से जयपुर जाना है तो फ्लाइट इस डिस्टेंस को सिर्फ 1 घंटे में कवर कर सकती है। करंटली अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको 6 घंटे का टाइम लगेगा, पर अगर कोई ऐसी ट्रेन हो जो कि 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती हो तो सिर्फ 1.5 घंटे में ही वो ट्रेन दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस को कवर कर सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर इसमें हम लोग बोर्डिंग टाइम, लगेज टाइम और एयरपोर्ट तक जाने की डिस्टेंस को ऐड कर दें तो एक्चुअली ट्रेन से जाना ज़्यादा सेंस बनाएगा बजाय कि प्लेन से जाने की। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचा रहे होंगे। यही चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। दिल्ली से मुंबई, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर्स है, इस रूट पर आमतौर पर फ्लाइट 4 से 5 हज़ार रुपये की होती है। अगर कोई 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन 6 घंटे में भी ये डिस्टेंस को कवर कर सकती है, जो कि फ्लाइट्स आमतौर पर 2 घंटे में करती है, तो भी ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाएगा कि आप 1000 या फिर 2000 रुपये दे करके भी ट्रेन में जाएं। इवन तो अगर कोई बिजनेस भी होगा तो वो भी ट्रेन को प्रेफर करेगा, क्योंकि उनसे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बच जाएगी। और सेकंडली, अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी नहीं है तो ट्रेन में जाना ज़्यादा सेंस बनाएगा बजाय कि प्लेन के। इस वजह से इंडिया में आज के समय सबसे ज़्यादा डेस्परेट नीड है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।